हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर के अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 16 तक ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। अब हम आगे चलते हैं पार्ट ए के सेक्शन सेकंड की तरफ, और यहाँ पर हमें केस स्टडी क्वेश्चंस मिलेंगे। अब केस स्टडी क्वेश्चंस ये एक नया इंट्रोडक्शन है सीबीएसई की तरफ से। तो चलो जरा स्टार्ट करते हैं। केस स्टडी क्वेश्चंस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये समझते हैं, और इस सैंपल क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस गिवन है केस स्टडी टाइप के उनको भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं सेक्शन सेकंड, यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस होंगे वो 1 नंबर के होंगे बच्चों। पहली बात तो ये, और दूसरी बात हमें 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18 केस स्टडी टाइप के। हमें 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। हर क्वेश्चन में हमें टोटल 5 पार्ट्स मिलेंगे, यानी पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड से लेकर पार्ट 5th तक, और इनमें से हमें सिर्फ 4 सब पार्ट्स सॉल्व करने हैं। यानी कोई से भी आप 4 सब पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सॉल्व कर लो, या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 5th सॉल्व कर लो, है ना। एक को छोड़ सकते हैं आप लोग। तो एज सच हर क्वेश्चन में, यानी 2 क्वेश्चन है 17th और 18th, क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18, इन दोनों में हमें टोटल 5 + 5 यानी 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन दोनों में हमें 4 + 4 यानी टोटल 8 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस का मतलब क्या है। देखिए, रियल लाइफ सिचुएशंस के ऊपर बेस्ड अगर कुछ केसेस जनरेट हों, यानी कोई सिचुएशन ऐसी गिवन है जो कि रियल लाइफ बेस्ड सिचुएशन है, जहां से कुछ कंडीशंस, कुछ क्वेश्चंस क्रिएट हो रहे हैं जिनको सॉल्व करने के लिए हमें अपने मैथ के कंसेप्ट्स को यूज करना है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस कहेंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कहेंगे। पहली बात तो ये बच्चा। दूसरी बात, किस टॉपिक में से ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तीसरी बात, हमारे सैंपल क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हमारे सैंपल क्वेश्चन पेपर में ये जो मैंने मार्क किया हुआ है ना, येलो कलर से आपको दिख रहा है, यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड प्रोबेबिलिटी, तो इन दोनों में से तो हमारे सैंपल क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना, केस स्टडी वाले। लेकिन इसके अलावा रियल लाइफ बेस्ड सिचुएशन, रिलेशंस वाले चैप्टर, यानी चैप्टर 1 में से रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर है वहां से भी क्रिएट किया जा सकता है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में से भी बन सकता है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में से भी बन सकता है, एरिया वाला चैप्टर, समझे, बाउंडेड एरिया, चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी का, वेक्टर अलजेब्रा में से भी बन सकता है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में से भी बन सकता है, एंड एलपीपी में से बन तो सकता है, वर्ड प्रॉब्लम, है ना, रियल लाइफ सिचुएशंस तो होती हैं सारी वो। लेकिन इस साल यानी 2020 से 2021 वाले सेशन के लिए वर्ड प्रॉब्लम्स डिलीट हो गई हैं। कहां से? वर्ड प्रॉब्लम्स आर डिलीटेड एंड दीज आर डिलीटेड फ्रॉम एलपीपी, समझे, एलपीपी में से डिलीट हो गई हैं। इसलिए इस साल तो एलपीपी में से केस स्टडी क्वेश्चंस नहीं आएगा, श्योर, ठीक है। लेकिन इसके अलावा बाकी टॉपिक जो मैं बता रहा हूं, यहां से केस स्टडी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। लेकिन सैंपल क्वेश्चन पेपर में जो केस स्टडी क्वेश्चंस हैं वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के मैक्सिमा मिनिमा में से है और प्रोबेबिलिटी में से है। तो चलिए जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 17 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसमें क्या होगा। एट द सेम टाइम एक बात आपको फिर से मैं रिमाइंड करा दूं, केस स्टडी क्वेश्चंस का पीडीएफ डॉक्यूमेंट, उसका जो लिंक है ना, जो मैंने क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं केस स्टडी के, तो पीडीएफ डॉक्यूमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वैसे 2 दिन पहले मैंने आपको वो लिंक प्रोवाइड कर दिया था, अगर आपको ध्यान हो तो चलिए बच्चों फाइनली अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। तो क्वेश्चन नंबर 17 पहला केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है हमारे लिए, हमारे सैंपल क्वेश्चन पेपर में से। तो बच्चों यहाँ पर क्या सिचुएशन गिवन है जरा पढ़ते हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, एन आर्किटेक्ट डिजाइन्स अ बिल्डिंग फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है जी, अच्छी बात है। द फ्लोर कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर रीजन विद सेमी सर्कुलर एंड्स हैविंग अ पेरीमीटर ऑफ 200 मीटर्स। जो भी आपका बिल्डिंग बन रहा है मल्टीनेशनल कंपनी के लिए, उसका जो फ्लोर है उसमें
रेक्टेंगुलर रीजन होगा जिसके एंड्स पे सेमी सर्कुलर एंड गिवन होंगे, जैसा कि आप डायग्राम में यहां देख पा रहे हैं बच्चों। ठीक है, अच्छा, और ये आपकी बिल्डिंग है एज यू कैन सी। तो अब इस सिचुएशन के ऊपर बेस्ड, यानी जो भी हमें यहाँ पर कंडीशन इन्होंने दी हुई है, इसके ऊपर बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 5 पार्ट्स होंगे, हमें कोई से भी 4 सॉल्व करने होंगे बोर्ड एग्जाम में। फिलहाल तो मैं सभी पार्ट्स आपके लिए सॉल्व करके यहाँ पर दिखाऊंगा, डिस्कस करूंगा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, पढ़िए जरा। क्या बोला हुआ है कि इफ x एंड y रिप्रेजेंट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन, डायग्राम में भी दिखा दिया है इन्होंने, x आपके रेक्टेंगुलर रीजन का लेंथ है और y इसका ब्रेथ है बच्चों। ठीक है, देन द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स x एंड y के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये आपसे यहां पर पूछा गया है। अब सुनना ध्यान से बच्चों, हमें यहां पर ना ये पेरीमीटर गिवन था, याद है आपको, पेरीमीटर गिवन है इस पूरे फ्लोर का, जहां पर एक रेक्टेंगुलर पोर्शन है और सेमी सर्कुलर एंड्स हैं, मतलब 2 सेमी सर्कुलर एंड्स हैं यहाँ पे, यानी 2 सेमी सर्कुलर पोर्शंस भी हैं। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, पेरीमीटर का मतलब आपको याद है, ये जो आउटलाइन है ना, ये आउटर लाइन जो है, इस पूरे का हमें लेंथ लेना होता है, समझे बच्चों। तो सबसे पहला काम तो यहाँ पर ये देखो आप लोग, हमारे पास 2 सेमी सर्कुलर एंड्स हैं बच्चों। अब सेमी सर्कुलर एंड्स अगर 2 हैं तो इसका मतलब ये हुआ, इसको हम एज सच 1 सर्कल कह सकते हैं कि नहीं, कह सकते हैं ना बच्चों, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब अगर मैं 2 सेमी सर्कल का पेरीमीटर देखूं या फिर एक सर्कल का पेरीमीटर देखूं, बात समझ आ रही है आपको, तो 2 पाई आर ये तो पेरीमीटर हो जाएगा किसका, 2 सेमी सर्कुलर एंड्स का, जिससे आपका एक सर्कल बनेगा, समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये तो आपका दोनों सेमी सर्कुलर एंड्स हैं उनका पेरीमीटर का वैल्यू आ जाएगा। अच्छा, रेक्टेंगल का क्या होता है, तो रेक्टेंगल का होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस उसका ब्रेथ। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है ना, तो ये डॉटेड वाला रीजन आपको दिख रहा है, तो डॉटेड वाला रीजन जो आपको यहाँ पर शो किया गया है, वो यानी जो इसका ब्रेथ है ना रेक्टेंगुलर पोर्शन का, वो इस फ्लोर के पेरीमीटर में इंक्लूड नहीं होगा, समझ रहे हैं मेरी बात। तो अच्छा, एक बात, दूसरी बात और यहां पर ध्यान से आप देखिए, क्योंकि जो रेक्टेंगुलर पोर्शन का जो ब्रेथ है ना, उससे हमें जो सेमी सर्कल्स हैं उनका रेडियस मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, आप ध्यान से देखो डायग्राम में, क्वेश्चन में ही ये आपको गिवन है ऑलरेडी, क्योंकि ये पूरा ना आपका y है, तो इसका हाफ कर दोगे तो वह सेमी सर्कल का रेडियस आ जाएगा, यानी y/2। समझे मेरी बात, सेमी सर्कल का रेडियस, या जो मैंने 2 सेमी सर्कल से एक सर्कल बोल दिया उसका रेडियस। आर यू गेटिंग मी। ठीक है, तो यानी इस वाले फॉर्मूले में जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, इसमें r की जगह आपको y/2 डालना है। आर यू गेटिंग मी। ठीक है, बात समझ आ रही है। ओके, अच्छा, जो आपका रेक्टेंगुलर पोर्शन है, क्योंकि उसका ब्रेथ काउंट नहीं होंगे फ्लोर का पेरीमीटर लेने के लिए, इसलिए हमें सिर्फ लेंथ काउंट करना पड़ेगा, यानी ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ, यानी x प्लस x। गॉट इट। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देख सकते हैं आप लोग, यहां पर ये मैंने फर्स्ट सेमी सर्कुलर एंड लिया, ये मैंने सेकंड सेमी सर्कुलर एंड लिया। ठीक है, और ये दोनों लेंथ ले लिए मैंने, जो रेक्टेंगुलर रीजन है ना फ्लोर का, वो दोनों लेंथ ले लिए मैंने, और रेक्टेंगुलर रीजन का जो ब्रेथ होगा वो फ्लोर में काउंट नहीं होगा, फ्लोर के पेरीमीटर में काउंट नहीं होगा, मैं एलोबरेट कर चुका हूं बच्चों। ठीक है, एक और बात, ये दोनों सेमी सर्कल वाले जो है ना, इनके पेरीमीटर से हमने यहां पर बात की थी ना कि 2 सेमी सर्कल का पेरीमीटर ले लो या फिर एक सर्कल का पेरीमीटर ले लो, एक ही बात है। तो आप यहां देख सकते हैं हाफ 2 पाई आर, हाफ 2 पाई आर। तो अगर यहां से आप इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे ना, तो ये एज सच 2 पाई आर ही बनेगा, जहां आर की वैल्यू क्या है, तो y/2 है बच्चों। ठीक है, और ये पूरा पेरीमीटर 200 मीटर्स के इक्वल गिवन है क्वेश्चन में, यहां पर आप देख सकते हैं। तो इसके इक्वल रखते हुए यहां पर मैंने कैलकुलेशंस की हैं, एंड एज यू कैन सी हमारा फाइनली आंसर क्या आ गया, पाई y प्लस 2x इक्वल्स 200। ठीक है बच्चों, तो इस वजह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया बच्चों, एज यू कैन सी ऑप्शन बी विल बी करेक्ट फॉर द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, समझे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया है, तो सेकंड पार्ट में अब ये क्या कह रहे हैं आपसे, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन। तो रेक्टेंगुलर रीजन के एरिया को इसने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको हमें एज ए फंक्शन ऑफ एक्स अगर रिप्रेजेंट करना हो
तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें बताना है। अब रेक्टेंगुलर रीजन का जो एरिया होगा वो होगा x इंटू वाई। आर यू गेटिंग मी? ठीक है ना, x इंटू वाई। अच्छा, अभी हमने x और y में रिलेशन निकाला था, याद है आपको? अभी हमने x और y में रिलेशन निकाला था, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे ना कि y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x लिख देंगे। जो हमने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया है ना बाय फर्स्ट पार्ट, वहां से हम y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालेंगे तो वो ये आ जाएगा बच्चों। अब इस पूरे को सिंप्लीफाई अगर आप करेंगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आप चेक करिए एक बार, यहां से ब्रैकेट में से 2 कॉमन आएगा, 2 अपॉन पाई, x को अंदर भेज देंगे तो 100x माइनस एक्स स्क्वायर। सो कौन सा ऑप्शन हो गया बच्चों? तो यहां पर आप देख सकते हैं ऑप्शन ए, यानी पहला ऑप्शन सेकंड पार्ट के लिए सही हो गया। ठीक है बच्चों, चलें अब आगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। तो अब यहां पर क्या बोला हुआ है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एरिया ए। जो अभी हमने रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया निकाला है ना एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, सेकेंड पार्ट में हमें उसका मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो एरिया फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू बताना है। समझ गए आप लोग? बन गया मैक्सिमम मिनिमा क्वेश्चन ना। तो मैक्सिमम मिनिमा के ऊपर ये आपका केस स्टडी क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों। तो अब यहां पर जैसे कि हमने अभी सेकेंड पार्ट में एरिया फंक्शन फाइंड किया था, तो ये मैंने सेम फंक्शन लिखा हुआ है। एरिया फंक्शन यानी कैपिटल ए का हमने डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2 अपॉन पाई कांस्टेंट बाहर, 100x का 100 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, फिर इसका डबल डेरिवेटिव कर दिया जो कि नेगेटिव आ रहा है। आप यहीं पर देख लो, तो मैंने यही डिक्लेयर कर दिया है। वैसे भी एमसीक्यू टाइप के हैं, जितना जल्दी कर लो उतना ही आपका फायदा है। ठीक है ना, आर यू गेटिंग मी? वैसे एमसीक्यू है तो आप ऑप्शंस डायरेक्टली लिख सकते हैं, बट तुक्का मत मारना। एनीवे, तो फिलहाल यहां पर डिक्लेरेशन हो चुका है कि डबल डेरिवेटिव ऑफ द एरिया फंक्शन इज नेगेटिव, तो एरिया फंक्शन यानी कैपिटल ए मैक्सिमम तो होगा। तो अब मैक्सिमाइजेशन के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहां से हमने ये फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू फाइंड कर ली है। ठीक है बच्चों, अब इस x की वैल्यू को हम लोग एरिया में पुट करेंगे, एरिया फंक्शन में, और पुट करके आप ये देखो मैंने कैलकुलेशंस किया हुआ है और फाइनली इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है। अब ये जो भी वैल्यू आई है इसको अगर हम कंपेयर करेंगे गिवन ऑप्शंस के साथ, तो ये वाला ऑप्शन सही बनेगा, ऑप्शन थर्ड, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। अब ये क्या है यहां भी पढ़ लेते हैं। तो क्या बोल रहा है? द सीईओ ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी इज इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग द एरिया ऑफ द होल फ्लोर। अगर आपको याद हो जो पूरा फ्लोर था ना, उसमें क्या था, एक तो आपका ये रेक्टेंगुलर रीजन है, ठीक है, और यहां पर ये सेमी सर्कुलर एंड्स गिवन थे। तो ये पूरे फ्लोर के एरिया को मैक्सिमाइज कर रहा है। हमने अभी रेक्टेंगुलर एरिया की बात तो कर ली है, अभी हमने थर्ड पार्ट में या सेकंड पार्ट में वही बात की थी, ठीक है, लेकिन अभी सेमी सर्कुलर जो एंड्स है ना, इनसे जो एरिया बनेगा इसको भी इसमें ऐड करके फिर उस एरिया को ये मैक्सिमाइज करना चाहता है। तो उस समय यानी जिस समय आप पूरे फ्लोर के एरिया को मैक्सिमाइज कर रहे होंगे, तब x की वैल्यू क्या होगी आपको ये बतानी है। आप पढ़ सकते हैं, यहां पर क्या लिखा हुआ है, फॉर दिस टू हैपन द वैल्यू ऑफ x शुड बी, है ना, आपको ये बताना है। तो फिलहाल यहां सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं मैंने पूरे फ्लोर के एरिया को ना s से रिप्रेजेंट कर दिया। ये वही एरिया है जो हमने सेकेंड या थर्ड पार्ट में यूज किया था, समझे, यानी रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया। अब क्योंकि दो सेमी सर्कुलर एंड्स है ना, तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, यानी मतलब वो फुल सर्कल का एरिया भी आप ले सकते थे, 2 सेमी सर्कल का एरिया या फिर 1 सर्कल का एरिया। तो पाई आर स्क्वायर, रेडियस यहां पर y/2 था, ठीक है, और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x हम लोग निकाल लेंगे फर्स्ट पार्ट में से, जो कि हमने सेकंड पार्ट में भी यूज किया था, अगर आपको ध्यान हो बच्चों, ठीक है। तो फिलहाल इन सब बातों का यूज करते हुए, यानी यहां पर हम y की वैल्यू भी रिप्लेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ x। तो बच्चों इसके बाद पूरे फ्लोर के एरिया को रिप्रेजेंट करने वाला जो फंक्शन बनेगा इन द वेरिएबल x, वो ये बन जाएगा, ठीक है, पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद। अब इस फंक्शन को, यानी जो हमें मिला है, इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमें मैक्सिमाइजेशन तक पहुंचना है ना, पूरे फ्लोर के एरिया को मैक्सिमाइज करना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव किया, सेकंड डेरिवेटिव किया, जो कि नेगेटिव आ गया, यानी पूरा जो एरिया है पूरे फ्लोर का, जिसको हमने s से रिप्रेजेंट किया है, ये फंक्शन मैक्सिमा होगा, ठीक है। अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख के यहां से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, जो कि आ रहा है x इक्वल टू 0। बात समझ आ रही है? तो अगर x इक्वल टू 0 आ गया तो यहां पर ऑप्शन आप देख लो,
ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया था कि फॉर दिस टू हैपन द वैल्यू ऑफ एक्स शुड बी, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है, ताकि पूरे फ्लोर का एरिया मैक्सिमाइज किया जा सके। बात समझ आ रही है बच्चों? अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, फिफ्थ पार्ट की तरफ। अब यहां पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखना, द एक्स्ट्रा एरिया जनरेटेड इफ द एरिया ऑफ द होल फ्लोर इज मैक्सिमाइज्ड इज, यानी पूरे फ्लोर का जब एरिया आप मैक्सिमाइज कर रहे होंगे तो उस समय कितना एक्स्ट्रा एरिया बन रहा होगा, उसके बारे में आपसे यहां पर क्वेश्चन किया गया है। यानी अगर आपको याद हो तो हमने यहां पर रेक्टेंगुलर रीजन का भी एरिया निकाला था, याद है आपको? थर्ड पार्ट में रेक्टेंगुलर एरिया जो है हमने उसकी वैल्यू भी निकाली थी बच्चों, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मुझे पूरे फ्लोर के एरिया को भी निकालना हो तो उसके लिए मैंने कैपिटल एस यूज किया था पिछले पार्ट में, अगर आपको ध्यान हो तो, जिसके लिए एक्स की वैल्यू 0 आई थी, याद है आपको? तो इसके लिए मैंने यहां पर क्या किया है बच्चों, ध्यान से देखो, s की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, व्हेन x इक्वल टू 0 होगा तो s की वैल्यू ये आ गई बच्चों, ठीक है। ये पूरे फ्लोर का एरिया है जिसमें आपका जो सेमी सर्कुलर एंड्स हैं वो भी इंक्लूडेड हैं, लेकिन ध्यान से सुनना मैं क्या बताऊंगा। अब इसके बाद क्या हुआ कि s माइनस a की वैल्यू निकालो, एक्स्ट्रा एरिया मतलब पूरे फ्लोर का एरिया माइनस रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर पोर्शन का जो एरिया है बच्चों उसको हमने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया हुआ था, तो s माइनस ए कर दो, ठीक है। तो ये आ गया 5000 अपॉन पाई मीटर स्क्वायर। अगर आप यहां देखेंगे तो ऑप्शन बी तो आपको दिख रहा होगा यहां पे, लेकिन रुको, ध्यान से सुनना, जब x इक्वल टू 0 होगा, जब x इक्वल टू 0 होगा तो बच्चों जो रेक्टेंगुलर वाला जो पोर्शन है ना जिसका लेंथ x था, अब सुनो, जब पूरे फ्लोर का एरिया आप ले रहे होंगे तो जिस समय पूरे फ्लोर का एरिया लिया जा रहा होगा जिसको हमने s से रिप्रेजेंट किया है तो उस समय x 0 होगा, मतलब रेक्टेंगुलर पोर्शन होगा ही नहीं, पूरा वो सर्कुलर पोर्शन ही बनेगा फ्लोर में। मेरी बात समझ आ रही है? तो जो आपको एरिया मिलने वाला है इस समय, जो एक्स्ट्रा एरिया मिलने वाला है वो उतना ही आने वाला है जितना आपके रेक्टेंगुलर एरिया की वैल्यू आई थी। तो एक्स्ट्रा एरिया कितना आया? एक्स्ट्रा एरिया ये आ गया, और ये क्या है? ये वही एरिया है जो रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया था। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन ये बनेगा, ध्यान से देखो, समझे? और देखो यहां पर मैंने क्या डिक्लेयर किया हुआ है कि देयरफॉर द एक्स्ट्रा एरिया that is 5000 upon pi meter square is same as the previous area of the rectangular region। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों। क्लियर है सबको? ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, और देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। तो ये आ गया आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, यानी केस स्टडी टाइप का अगला क्वेश्चन हमारे सैंपल क्वेश्चन पेपर में से बच्चों। तो अब इसमें क्या बोला हुआ है, ध्यान से पढ़िए, समझिए। इन एन ऑफिस 3 एम्प्लॉय, आपके पास 3 एम्प्लॉय हैं, विनय, सोनिया एंड इकबाल, दे आर प्रोसेसिंग इनकमिंग कॉपीज ऑफ अ सर्टेन फॉर्म। विनय 50% फॉर्म्स को प्रोसेस करेगा, सोनिया 20% फॉर्म्स को प्रोसेस करेगी, इकबाल ने 30% फॉर्म्स को प्रोसेस किया। विनय भाई साहब एरर करेंगे विद दिस रेट, 6% है ये, 0.06% में लिख देता, अच्छा ही रहता। एनीवे, सोनिया हैज एन एरर रेट ऑफ 0.04, इकबाल हैज एन एरर रेट ऑफ 0.03। ये डायग्राम यहां पर एज सच कोई डायरेक्ट इंफॉर्मेशन क्वेश्चन को सॉल्व करने में कन्वे नहीं कर रहा है, डायग्राम दे रखा है थोड़ा सा कलरफुल बनाने के लिए। एनीवे, सो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट, जल्दी से पढ़ लो फटाफट क्या बोला हुआ है। देखो, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, समझ गए? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गया ना। एनीवे, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट एन एरर इज कमिटेड इन प्रोसेसिंग गिवन दैट सोनिया हैज प्रोसेस्ड द फॉर्म। चलिए, यानी सोनिया ने अगर फॉर्म प्रोसेस किया तो फॉर्म प्रोसेसिंग में एरर होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इवेंट्स कैसे एज्यूम किए हुए हैं। ए का मतलब मान लिया कि इवेंट ऑफ कमिटिंग एन एरर इन प्रोसेसिंग द फॉर्म, ठीक है, यानी फॉर्म को प्रोसेस करने में जो एरर होगा उस इवेंट को हमने कैपिटल ए मान लिया, ठीक है। E1, E2, E3 मान लिए मैंने कि विनय, सोनिया एंड इकबाल रेस्पेक्टिवली विल प्रोसेस द फॉर्म,
ठीक है। अब क्योंकि विनय के लिए 50% दिया हुआ था, यानी विनय 50% फॉर्म को प्रोसेस कर रहा था, ऐसे बोला हुआ था, ठीक है। ऐसे ही सोनिया के लिए और ऐसे ही इकबाल के लिए, ठीक है। अच्छा, अगर विनय ने फॉर्म को प्रोसेस किया तो एरर का चांस क्या था, याद है 0.06, मैंने 6% बोला था, एक ही बात है वैसे वो। एनीवे, ऐसे ही सोनिया के लिए हो गया और ये आपके इकबाल के लिए हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हमसे पूछा हुआ है इसने कि भाई गिवन दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म, यानी अगर फॉर्म सोनिया प्रोसेस करे तो एरर होने का मतलब प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा गया है, यानी A बाय E2 पूछा हुआ है, समझे। A बाय E2 पूछा हुआ है, E2 यानी सोनिया का अगर फॉर्म है तो एरर होने का प्रोबेबिलिटी पूछा हुआ है, तो A बाय E2। तो ये रहा फाइनली इसका आंसर, यानी 18th का ऑप्शन बी हो जाएगा फर्स्ट पार्ट के लिए, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट में, क्या पूछा हुआ है, द प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर। चलिए, यानी सोनिया ने फॉर्म को प्रोसेस किया एंड कमिटेड द एरर एज वेल। तो सोनिया फॉर्म को प्रोसेस करेगी तो P ऑफ E2 है, एंड बिकॉज सी हैज कमिटेड द एरर एज वेल, तो यहां पर क्या आएगा, P ऑफ A अपॉन E2। इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली हम क्या निकाल रहे हैं, आर यू गेटिंग मी, वी आर फाइंडिंग P ऑफ A इंटरसेक्शन E2, ठीक है बच्चों, आर यू गेटिंग मी, ठीक है। तो यहां पर देखो इसकी वैल्यू हमको गिवन है, यहां पर ये देख सकते हैं 0.2, तो 0.2 और A अपॉन E2 के लिए प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमने अभी फर्स्ट पार्ट में सॉल्व की थी 0.04, ठीक है। इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सो फाइनली वी विल हैव 0.008, ठीक है। तो ये रहा। अच्छा, एक बात और बता देता हूं आपको मैं, यहां पर ये जो टाइपिंग किया हुआ है ना, तो यहां पर P मिसिंग है, यानी P ऑफ A अपॉन E2 आना चाहिए, यहां पर भी P ऑफ A अपॉन E2 आना चाहिए। इनको मैं हाईलाइट कर देता हूं, टाइपिंग एरर हो गया ये, आई विल करेक्ट इट लेटर ऑन इन द PDF। चलिए, अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं बच्चों। यहां पर तो थर्ड पार्ट में क्या पूछा हुआ है, टोटल प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर इन प्रोसेसिंग द फॉर्म, ठीक है, यानी P ऑफ A फाइंड करना है, तो P ऑफ A के लिए ये बन गया आपका फॉर्मूला, P of E1 into P of A by E1 plus P of E2 into P of A by E2 plus P of E3 into P of A upon E3, ठीक है, A with respect to E3, एक ही बात है। अब यहां पर वैल्यू हमने पुट कर दी है इन सब की, और कैलकुलेशन करके जो भी वैल्यू आई है 0.047, तो ऑप्शन बी इसका सही हो गया बच्चों, ठीक है, बात समझ आ रही है। चलो आगे चलते हैं, फोर्थ पार्ट। अब इसमें क्या पूछा हुआ है, the manager of the company wants to do a quality check. During inspection he selects a form at random from the day's output of the processed forms. If the form selected at random has an error, the probability that the form is not processed by Vinay is not processed by Vinay, ये बोला हुआ है, यानी अगर processed by Vinay बोला होता तो हम क्या फाइंड कर रहे होते बच्चों, यानी प्रोसेस्ड बाय विनय बोला होता तो हम बेसिकली ये फाइंड कर रहे होते। अभी नॉट प्रोसेस्ड बाय विनय बोला हुआ है, यानी हमें ये फाइंड करना है, समझे। तो ये मैंने यहां पर किस तरीके से लिखा हुआ आप देख सकते हैं, बेसिकली वी आर यूजिंग दिस फैक्ट, आई होप यू आर गेटिंग मी, समझे। तो इसका यूज करते हुए यहां पर ये बन जाएगा आपका बेस थ्योरम का क्वेश्चन बेसिकली। तो ये बेस थ्योरम का पूरा फॉर्मूला मैंने लिख दिया है यहां पर इस क्वेश्चन के लिए जो बनेगा, और इन सब की वैल्यूज हमें पता है, फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलरेडी इन सब की वैल्यू लिखी थी, तो इन सब की वैल्यू हमने यहाँ पुट बैक कर दी है। अच्छा, अगर आप नोटिस करें तो डिनोमिनेटर में 0.047, ये जो मैंने यहाँ लिखा ना, ये देखो 0.047, तो ये बेसिकली टोटल प्रोबेबिलिटी की ही तो वैल्यू है जो हमने अभी पिछले पार्ट में सॉल्व किया था, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करके यहाँ कैलकुलेशन करो और फाइनली आपका आंसर 17/47 आ गया, जो कि ऑप्शन डी में यहाँ गिवन है, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं जरा अगले पार्ट की तरफ, यानी फिफ्थ पार्ट की तरफ। अब यहाँ क्या बोला हुआ है, लेट ए बी द इवेंट ऑफ कमिटिंग एन एरर इन प्रोसेसिंग द फॉर्म, ठीक है, बढ़िया है, वो तो हमने फर्स्ट पार्ट में एज्यूम कर ही लिया था ऑलरेडी, ए ही माना था हमने। अच्छा, E1, E2 एंड E3 बी द इवेंट्स दैट विनय सोनिया, ये भी हम लोगों ने पहले एज्यूम किया हुआ है, तो हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू पूछी गई, यानी P ऑफ E I ओवर A
व्हेन i की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक जाएगा, इस पूरे का हमें समीशन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर i की जगह 1, फिर 2 और फिर 3 हम पुट करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी बच्चों, ठीक है। अब E1 अपॉन a का प्रोबेबिलिटी ये दिख रहा है आपको, तो ये आपका बेस थ्योरम का जो फॉर्मूला बनेगा वो मैंने सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है, ये वाला, ठीक है। ऐसे ही P ऑफ E2 अपॉन a के लिए जो फॉर्मूला बनेगा बेस थ्योरम का वो लिख दिया मैंने ये वाला, और ऐसे ही लास्ट वाले के लिए यानी इसके लिए जो बनेगा बेस थ्योरम का फॉर्मूला वो भी लिख दिया है मैंने ये वाला, ठीक है। अब इन सब का डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है तो आराम से एलसीएम आ जाएगा, और फिर उसके बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही चीजें बिल्कुल सेम हो जाएंगी। आप देख सकते हैं ये कैंसल आउट होके आपको फाइनली वैल्यू 1 दे देगा। 1 देगा मतलब ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर 2021 एग्जाम में जो भी केस स्टडी के 2 क्वेश्चन गिवन है उनका हम लोग सॉल्यूशन कर चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग इसी सैंपल क्वेश्चन पेपर के पार्ट बी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी सेक्शन 3rd, 4th एंड 5th, जिसमें 2 मार्कर, 3 मार्कर एंड 5 मार्कर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। काफी लंबा पेपर है इनफैक्ट। जब ये सैंपल पेपर कवर अप हो जाएगा, आने वाले 2 दिन या 3 दिन के अंदर कवर अप हो जाएगा, उसके बाद हम लोग अपने टेस्ट जो मैंने आप लोगों के लिए कंडक्ट किए थे, जो मैंने टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए थे फॉर फ्री, उनके भी सॉल्यूशंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एक बात तो ये, दूसरी बात केस स्टडी टाइप पे जो क्वेश्चन है बिल्कुल नया इंट्रोडक्शन है सीबीएसई की तरफ से, तो इन क्वेश्चंस के ना हम लोग क्या करेंगे, एक सीरीज चलाएंगे, यानी जो मैंने आपको पीडीएफ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया था ना उसके सॉल्यूशंस भी मैं आपको यहाँ पर करवा के दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बनी रहे इस नए टॉपिक के लिए और आपको मार्क्स का बिल्कुल लॉस ना हो। तो चलिए बच्चों, अब मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर में।